नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण कथन है, जितने भी प्रमुख कथन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको आज हम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी को पता है, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे इस चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरों की प्रैक्टिस होती है और हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता है, सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतरता के साथ अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। तो आप लोगों के एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख कथनों से संबंधित भी एक क्लास लेकर के आओ। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये प्रमुख प्रमुख कथन जो मैं कराऊंगी आप लोगों को समझ आए और जो है आप अगर इनमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आसानी से उनका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला कथन है हमारा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जो साहित्य है वो क्या है? जन समूह के हृदय का विकास। ये जो कोटेशन है, ये कथन है, किसके द्वारा कही गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार से जो है बालकृष्ण भट्ट जी भी कहते हैं साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति को होना चाहिए। तो साहित्य का उद्देश्य क्या बताया है? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा ये कथन कहा गया है। प्रेमचंद जी का ये कथन है, ये ध्यान रखना है। साहित्य का जो उद्देश्य है वो दबे कुचले वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी है, उन किसानों को ऊपर उठाकर लिखी है, उनकी दयनीय स्थिति को वहां पर दर्शाया है। जितने भी जो दलित वर्ग है उनसे संबंधित, उनकी उनका जो शोषण हो रहा है उनसे संबंधित जो रचनाएं उन्होंने लिखी है अपनी रचनाओं में, चाहे कहानी हो या उपन्यास हो, तो सभी रचनाओं में मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी जो है नीचे तबके के जो व्यक्ति है उनको जो है मुक्ति दिलाने के लिए जो है अपनी रचनाओं का एक माध्यम बनाया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, ये कहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कि हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने कहा है? हिंदी जो है नई चाल में ढली, तो ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आपको पता ही है, जैसे कि हमारा भाषा का विकास होता गया है, जैसे कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर जो है पाली का विकास हुआ, फिर प्राकृत का विकास हुआ, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी लिखी जाने लगी और फिर हिंदी तर की भाषाएं। तो हमारे जो आदिकाल जो है हिंदी साहित्य का, हमारा जो आदिकाल है, तो उसमें हमने लगभग सभी भाषाएं देखने को मिली है। जैसे कि संस्कृत में भी रचनाएं लिखी गई, उसके बाद पाली में भी रचनाएं लिखी गई और प्राकृत की भी रचनाएं लिखी गई। साथ ही अवहट, जैसे कि विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो रचनाएं है अवहट में लिखी गई, मैथिली में भी लिखी गई। लगभग काफी सारी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लेकिन भक्ति काल के अंतर्गत आते आते आपको पता ही है, भक्ति काल में जो है ब्रज भाषा और जो है अवधी भाषा में रचनाएं लिखी गई। जैसे कि तुलसीदास जी द्वारा जो है ब्रज भाषा में रचना कौन कौन सी लिखी गई, जैसे विनय पत्रिका हुई और जो है वैराग्य संदीपनी हुई के, उसके बाद जो कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में लिखी गई। और अवधी में जो है तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, ये आपको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है, सूरदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी गई। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन जो है रीति काल
में जब भक्ति काल चला गया, हमारा रीति काल आया, तो रीति काल में जो है पूरा का पूरा रीति काल हमारा किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में। तो पूरा का पूरा रीति काल ब्रज भाषा में लिखा गया। उसके बाद जब हमारे आधुनिक काल की जो शुरुआत हुई, यहाँ से शुरुआत होती है आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई तो वहां पर ब्रज भारतेंदु युग के अंतर्गत तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, और उसके लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे ब्रज भाषा अ, का विकास होता गया, जिस प्रकार से ब्रज भाषा के स्थान पर द्विवेदी युग में पूरी तरह से जो है खड़ी बोली का विकास हुआ। तो कहने का मतलब ये है, आधुनिक काल तक आते आते जो है हिंदी जो है नई चाल में ढलने लगी। ये कथन कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो साहित्यकार जो है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उनके उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये भी किसके द्वारा कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 कथन हम देखते हैं। तो मानव आत्मा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से जो है छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? मानव व प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यहाँ पर जो है ये कथन दिया गया है, ये छायावाद के संबंध में कहा गया है कि छायावाद के संबंध में अलग अलग विद्वानों के भी अपने अलग अलग विचार रहे हैं। प्रसाद ने क्या माना है, महादेवी वर्मा के द्वारा क्या कहा गया है, तो नंदुलाल वाजपेयी जी ने जो है छायावाद के संबंध में कहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यानी कि आध्यात्मिक छाया का भान उन्होंने बताया है छायावाद में। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राज पर्यंत मनुष्य से लेकर बिंदु मनुष्य राज पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर जो है समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी कविता हो सकती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर के बड़ी से बड़ी में जो है हम कविता लिख सकते हैं। तो ये कहा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राज पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर जो है समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यानी कि ये सभी पर जो है हम कविता लिख सकते हैं, कविता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि कथन है भाई, ये प्रश्न नहीं, तो कथन में कहा गया है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और किस कवि के बारे में कहा है अगर ये पूछ लिया जाए, तो ये कथन जो है घनानंद जी के बारे में कहा है, जो रीति मुक्त कवि हुए हैं घनानंद जी। तो घनानंद जी के बारे में ये कथन कहा है। आगे बढ़ते हैं, कथन नंबर 8 देख लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट कथन है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता। यानी कि
किसी जो कवि का जो यश है यानी कि प्रसिद्धि है, उसकी रचनाओं के परिमाण यानी कि कितनी रचनाएं लिखी, संख्या के आधार पर नहीं हम बता कह सकते, बल्कि किसके आधार पर हम कहेंगे कि किसी भी कवि की जो प्रसिद्धि है या यश है, वो हम जो है गुण के हिसाब से बताएंगे। जैसे कि महा बिहारी जी ने जो है मात्र रीति जो सिद्ध कवि हुए हैं, रीति सिद्ध कवि बिहारी जी ने मात्र एक रचना लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। तो ये आपको बता ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने ये कथन कहा है बिहारी के संबंध में। अगर ये पूछ लिया जाए किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं बल्कि उसकी गुण के हिसाब से होता है, तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन हमारा कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और किस कवि के बारे में कहा है? तो बिहारी जी के बारे में कहा है, रीति सिद्ध कवि बिहारी के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन भी हमारा एक और शुक्ल जी का ही है, तो देख लेते हैं कबीर के संबंध में उन्होंने क्या माना है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो कबीर का निर्गुण पंथ है उसका आधार क्या माना है? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। तो शुक्ल जी द्वारा कहा है, लेकिन शुक्ल जी ने कबीर को अधिक महत्व नहीं दिया हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी की अपेक्षा। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये कथन किसके द्वारा कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। ये ध्यान रखना है आपको कि पहले जो है गाथा गाथा या गाहा जो है प्राकृत कहने से प्राकृत का बोध होता था, यानी कि प्राकृत को गाहा या गाथा कहा जाता था। वैसे ही जो है अपभ्रंश को क्या कहा जाता था? दोहा या दोहा, दोहा या दोहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट पर कथन। नेक्स्ट कथन नंबर 11। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का जो आरंभ है उन्हीं से मानना चाहिए। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का जो प्रवर्तक है वो किसे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी जी को। लेकिन वैसे जो विभिन्न विद्वान है वो केशव दास जी को मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चिंतामणि को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं कथन नंबर 12। कबीर का गर्व और देन्य, यानी कि एक सेकंड भाई, माफी चाहूंगी कुछ, एक सेकंड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना, अर्थात ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि हिंदी रीति ग्रंथों की जो परंपरा है वो किससे चली आ रही है? चिंतामणि त्रिपाठी से। अतः रीतिकाल का जो है आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यानी कि जो चिंतामणि की जो रचनाएं है, चिंतामणि जी जो रीति काल में जब लेखक आए उसके बाद जो रचनाएं लिखी गई, एक तरह से कह सकते हैं तो झड़ी सी लग गई थी, रचना लिखने की झड़ी सी लग गई थी, तो ऐसे कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। कथन नंबर 12 में देख लेते हैं कि कबीर का गर्व और दिन्य दोनों मनुष्यों को उसकी परम आत्मिकता के अनुभव करने वाले हैं। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13। इस काल को कलाकाल नाम देना समाचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती है, तो इनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा है? आचार्य
जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा जो आदिकाल का नाम है वो क्या कहा गया, क्या नाम दिया, सॉरी भाई, रीतिकाल का नाम क्या दिया गया, आदिकाल का नहीं, रीतिकाल का। रीतिकाल का जो नाम है वो उन्होंने कलाकाल कहा है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल को जो है कलाकाल नाम किसके द्वारा दिया गया, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक तो हमारा आदिकाल के नामकरण पर काफी जो है मतभेद हुए हैं। किसी ने आदिकाल को जो वीर गाथा काल कहा, तो किसी ने वीर काल कहा, किसी ने जो है आदिकाल को आदिकाल ही कहा, किसी ने आधार काल कहा, तो किसी ने प्रारंभिक काल कहा, आरंभिक काल कहा। लेकिन इसी प्रकार जो है रीति काल के नामकरण पर भी काफी मतभेद हुआ है। किसी ने रीति काव्य कहा, किसी ने कला काल कहा, तो किसी ने अंधकार काल कहा, किसी ने श्रृंगार काल कहा, तो किसी ने रीति काल कहा। और अन्य कालखंडों में इतना मतभेद नहीं है, केवल आपने आदिकाल और जो है रीति काल के नामकरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों के अनुसार नाम ध्यान रखना है कि इस विद्वान के द्वारा क्या नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने जो है रीति काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। रीति बद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और जो है एक है रीति मुक्त कवि। रीति इस प्रकार से जो है विश्वनाथ जी द्वारा ही रीति काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये जो नामकरण है किसके द्वारा दिए गए, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन है हमारा, यानी रीति काल का जो सम्यक परिवर्तन माना है वो केशवदास जी को माना है। भक्ति काल में ही जो है रीति हो गया था। अगर इस प्रश्न को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे, आपको पता ही है भक्ति काल के अंतर्गत ही केशवदास जी का जन्म के आधार पर जब हम देखें तो भक्ति काल का कवि कहा जाता है केशवदास को। तो जन्म है केशवदास जी का 1555 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट कथन में क्या कहा गया है। एक सेकेंड। केशवदास जी ने अपने काव्य में सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य केशवदास ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की जो अविरल अखंड परंपरा का जो प्रवाह है केशवदास की कवि प्रिया के प्राय 25 वर्षों पीछे चला गया, और वह भी एक 25 वर्ष पीछे चला गया, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तो ये जो कथन है केशवदास जी के संबंध में, ये किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमने अभी ऊपर ही एक कथन में कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीति काल का जो परिवर्तन है किस आचार्य से माना था, चिंतामणि से माना था भाई। किस कवि से माना था, चिंतामणि से जो है रीतिकाल का परिवर्तन माना था। लेकिन जो है ये कथन केशवदास के बारे में कि कवि प्रिया के प्राय 25 वर्षों पीछे चला जाता है, तो इस प्रकार से केशवदास को ये जो है रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। घनानंद की, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, इसमें लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। तो ये किसके द्वारा कहा गया घनानंद जी के संबंध में कि घनानंद जी की जो भाषा है वो सरल और स्वाभाविक है, इसमें लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। तो ये कहा है वासुदेव सिंह ने, डॉक्टर वासुदेव सिंह जी द्वारा ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट कथन हमारा कथन नंबर 17। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज
पथिक तथा जवाब देने का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये हम कथन पहले पढ़ चुके हैं गणानंद जी के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट कथन है हमारा प्रश्न नंबर 18। तो देखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। तो ये कथन कहा है निराला जी ने। और ये एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये कथन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट कथन है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ निराला जी से संबंधित। तो निराला जी ने जो है मुक्तक छंद का प्रवर्तन किया था भाई। मुक्तक छंद यानी कि छंदों से मुक्ति उन्होंने, कई बार ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में, छंदों से मुक्ति किसने दिलाई? निम्नलिखित में से निराला जी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन है हमारा कथन नंबर 19। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। ये किसके द्वारा कथन कहा गया है? मुझे प्रोफेसरों के बीच जो है छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, निराला जी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं कथन नंबर 20। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल व्याकुल हो उठा, तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। तो ये कथन कहा है महादेवी वर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन हम देखते हैं, छायावाद का एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम था। छायावाद क्या था? एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम। और इसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। किसके द्वारा कहा गया है ये कथन? छायावाद के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। कि छायावाद एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की जो भीतरी व्याकुलता ने नवीन भाषा शैली को अपने को अभिव्यक्त किया, यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो छायावाद के अंतर्गत आप लोगों ने देखने को ही मिला होगा कि छायावाद में जितने भी कवि हुए हैं, 4 प्रमुख कवि हुए हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और निराला जी। इन्होंने जो है अपनी जो रचनाएं लिखे हैं, उन्होंने अपने दुख को वहां पर दर्शाया है, अपने जो है आत्म अनुभूति संबंधी रचनाएं की है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि इस कविता ने जीवन की सूक्ष्मतम मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक वृहद समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया। उसकी स्मृति में समता हिंदी का केवल भक्ति काव्य ही कह सकता है। तो ये कथन कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा ये कथन कहा गया। और ये कथन किसके बारे में कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने? भक्ति काल के अंतर्गत लिखे गए रामचरितमानस के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। डॉक्टर नामवर सिंह ने ये कथन कहा है छायावाद के संबंध में, कि छायावाद जो है व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनको आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तब आपको ये कथन याद रह जाएंगे कि किस विद्वान द्वारा क्या कथन कहा गया है। तो अगर इन्हीं में से जो है परीक्षा में पूछा जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर लगा सकते हो। प्रश्न नंबर 24 में हम देखें, छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट सॉरी भाई सजावट व संगीत उत्पन्न करना चाहते हैं। अनुभूति को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं है। तो छायावादी कवि के संबंध में जो ये कविता, ये जो पंक्तियां है, ये कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? देवराज कवि के संबंध में ये बताया गया है कि छायावादी कवि सुंदर एवं संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट व संगीत उत्पन्न करना चाहता है। अनुभूति को व्यक्त करना उसका ध्येय नहीं है, यानी कि उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कथन नंबर 25 पूछा गया है,
बताया गया है कि प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। प्रगतिशील कविता जो है छायावाद की ही एक धारा बताई है, किसके द्वारा? पंत जी द्वारा बताती गई है। ये दोनों शौरों में जागरण का उत्ताज संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण, दूसरे में लोक जागरण का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ये सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं, प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों शौरों में जो है जागरण का उत्ताद संदेश मिलता है, और एक में मानवीय जागरण का, तो दूसरे में जो है लोक जागरण का। आगे बढ़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब है प्रगतिशील कविता के अंतर्गत भी और जो छायावाद कविता के अंतर्गत भी, छायावादी कविता के अंतर्गत भी, दोनों के अंतर्गत शौरों में जो है जागरण का उत्ताद हमें मिलता है, जागरण का संदेश मिलता है। तो एक में जो है मानवीय जागरण का, यानी कि छायावाद में मानवीय जागरण का संदेश देखने को मिलता है, और प्रगतिशील में लोक जागरण का। तो ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रगतिवाद समाजवाद की ही एक साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रगतिवाद को समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति किसने माना है? कई बार पूछ लिया जाता है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन हमारा कथन नंबर 27। कबीर में जैसे सामाजिक द्रोह का तीखापन और परिणानुभूति की कोमलता का एक साथ, परिणानुभूति की कोमलता दोनों जो है एक साथ मिलती है, वैसे ही रचाव मुक्ति बोध में है। तो मुक्ति बोध की तुलना जो है कबीर से किसने मानी, कही है कथनों के माध्यम से? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा ये कथन कहा गया है। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रेरणानुभूति की कोमलता दोनों एक साथ मिलती है, वैसे ही जो है वैसा ही रचावा में किस और अन्य कवि में मिलता है? मुक्तिबोध कवि के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। गजानन मुक्तिबोध के अंतर्गत कबीर जो है आधुनिक का काल का जो है कबीर भी कहा जाता है। मुक्तिबोध को आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है मुक्तिबोध को, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा ये कहा गया है। कथन नंबर 28। बताया गया है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों जो है छायावाद की उपशाखाएं मानी है। ये मूलतः एक ही युग चेतना या युग सत्य से अनुप्रमाणित है, एक दूसरे के पूरक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? अभी हमने इस प्रकार का जो कथन पढ़ा था वो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा ही दिया गया था। उसमें बताया था कि जो छायावादी कविता और प्रगतिवादी जो कविताएं हैं, प्रगतिशील कविता, छायावादी कविता, दोनों का जो स्वर है वो क्या है? जागरण, उत्ताद बताया गया था, जागरण का संदेश दिया गया था। इनके कथनों में, इनके जो कविताओं के अंतर्गत लिखने का जो स्वर है वो जागरण सुधार माना है। एक ने मानवीय जागरण बताया था, तो दूसरे में जो उन्होंने लोक जागरण की वो परिभाषा दी थी। तो इस प्रकार से इसी प्रकार का जो कथन एक और कह दिया है पंत जी द्वारा कहा गया। तो प्रगतिवाद जो है प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों को छायावाद की दो उपशाखाएं माना है इन्होंने। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित है, एक दूसरे के पूरक है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की जो दो शाखाएं किसने मानी, या फिर एक प्रगतिवाद और छाया प्रगतिवाद प्रयोगवाद को एक दूसरे का पूरक किसके आधार पर माना गया, या किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, पंत जी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कथन नंबर 29। प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग का जो है कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं है। न प्रयोग अपने आप में इष्ट है न साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, कविता अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक व निरर्थक जितना कवितावादी कहना। तो ये कथन जो है अज्ञे जी द्वारा कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि
जब प्रयोगवाद का जो प्रगतिवाद के बाद जो प्रयोगवाद युग आया, तो प्रयोगवाद के अंतर्गत जो प्रयोगवादी कवि रहे हैं, तो अज्ञे ने ये कहा था कि ये प्रयोगवाद नाम का कोई युग नहीं है, कोई वाद नहीं है। तो प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। अज्ञे ने जो है ये कथन कह दिया था। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कथन नंबर 23। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि है। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान व समायिक है। दोनों एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा, वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये राम नरेश त्रिपाठी जी का कथन है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चन और दिनकर के संबंध में। जो ये कथन है कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि है, तो ये कहा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कथन दिया गया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल ने साहित्य को क्या बताया है, क्या माना है साहित्य को? तो देख लेते हैं। प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कथन नंबर 32। भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। भारतेंदु जी का जो प्रभाव है वो भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर व स्वच्छंद रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा करने वाले जो है भारतेंदु जी रहे हैं। तो किसके अनुसार ये कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कथा नंबर 33। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन भी काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल ने जी ने कहा है विद्यापति के संबंध में कि कई लोग जो है विद्यापति को जो है वैष्णव मानते थे। वैष्णव मानते थे, क्यों मानते थे? क्योंकि इन्होंने जो है पदावली की रचना की, और पदावली में क्या है? राधा कृष्ण संबंधी जो है पद लिखे गए हैं। तो राधा कृष्ण संबंधी पद लिखे गए हैं, इसलिए जो है भक्ति संबंधी जो है पद माने जाते हैं। तो ये कई, लेकिन ये भक्ति संबंध न होकर के सिंगारिक पद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इसीलिए जो है कई विद्वानों का मानना है कि विद्यापति जो है भक्त कवि रहे हैं, या फिर जो है भक्त सॉरी भाई विद्यापति भक्त है, या फिर भक्त कवि है, या फिर श्रृंगारिक कवि है। श्रृंगारिक। तो कई विद्वानों के में जो है इन बातों का भी जो है काफी मतभेद रहा है। अलग अलग विद्वानों ने विद्यापति के संबंध में अलग अलग विचार रखे हैं। तो अगर ये कथन पूछ लिया जाए तो कथन हम कर रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल का है कि विद्यापति शिव थे। विद्यापति अर्थात विद्यापति जो है शिव थे, यानी कि शिव की भक्ति करते थे। शिव की भक्ति। विद्यापति जो है वैष्णव नहीं थे, शिव थे, तो शिव की भक्ति करते थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में जो है कृष्ण भक्तों की परंपरा को न समझना चाहिए। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये कथन अगर पूछ लिया जाए, शुक्ल ने जो है विद्यापति को भक्त कवि न मानकर क्या माना है? एक श्रृंगारी कवि माना है। तो आपको ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कथन नंबर 34। पूछा गया है मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इनके बल पर खड़ी है। साहित्य में
मिथक अत्यंत अनुभवों का विश्लेषण है, ये कहा है मिथक के संबंध में आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगर वही वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास आपको एक जो है मैराथन देखने को मिलेगी, जो कि आपकी एनटीए नेट की परीक्षा के लिए काफी मददगार रहेगी। उन्हीं प्रश्नों में से काफी सारे प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो इस प्रकार की हम मैराथन क्लास ले विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करेंगे, लगभग 50 प्रश्नों को हम वहां पर करेंगे, लेकिन लगभग जो है उन 50 प्रश्नों के माध्यम से आपको लगभग 500 तथ्य आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है, अगर आप इस प्रकार की क्लास चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्लास हम जो वही करने वाले हैं, मैराथन क्लास। तो आज की क्लास भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। कथनों से संबंधित काफी सारे कथन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो। नेक्स्ट कथन हमारा कथन नंबर 35 पूछा गया है कि भाई साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान और अस्तित्व और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। तो ये है डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन। आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद का विषय जहाँ अवकाश है, उच्चता है, वही यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। जयशंकर प्रसाद ने ये कथन कहा है। आगे बढ़ते हैं। कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि कविता व्यक्तित्व से पलायन है। वेरी इंपोर्टेंट कथन रहा है, पाश्चात्य विद्वान का कथन है, काफी बार पूछा जाता है। टी.एस. इलियट जी द्वारा कहा गया। काव्य में कल्पना की ही अभिव्यक्ति होती है, पी.वी. शैली जी का कथन है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है, वर्ड्सवर्थ द्वारा कथन कहा गया है। कविता का जो ज्ञान है व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। तो ये छोटे छोटे जो डिफरेंट है, काव्य क्या है, कविता क्या है, तो इनके संबंध में जो पाश्चात्य विद्वानों ने जो विचार दिए हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सद काव्य मानव की बलवती भावनाओं का सहज उछलन है, तो ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने। आगे बढ़ते हैं। मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिनसे सामूहिक मन क्षेत्रवर्ती से उठकर हम कर सकते हैं राष्ट्र संगठन कर सकते हैं जन राष्ट्र संगठन। तो ये कथन जो है, ये पंक्तियां सुमित्रानंद पंत जी की लोकायतन कविता से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है, भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, चलती है तो रस से उनकी मुक्ति नहीं, किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का सचिंत प्रतिबिंब होता है, शुक्ल जी का कथन है, ये हम पहले कर चुके हैं। भारतेंदु का प्रभाव, ये कथन भाई हमारे थोड़े से दोबारा से रिपीट हो गए हैं, तो आप ध्यान रखना है। एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर व स्वच्छंद रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु जी के संबंध में कहा है। विद्यापति शिव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, यानी कि पदावली की बात हो रही है। यहाँ पर पदावली रचना की बात हो रही है, तो भक्त की के रूप में नहीं, विद्यापति के कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, शुक्ल जी का कथन है। उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं, यह विश्वव्यापी है। ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंद पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? आलोचना के क्षेत्र में सुमित्रानंद पंत नामक जो पुस्तक लिखी है वो डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कथन भी हम देख लेते हैं एक बार। सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं, श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध नहीं, वे परकीय अनायिका भी नहीं। ये कथन किसके द्वारा कहा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। इस प्रकार से आप
आपको इम्पोर्टेंट कथन यहाँ पर जो देखने को मिले, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कथन है ये सभी। आप एक बार फिर से जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर सकते हो ताकि आपको ये परीक्षा में अगर पूछा जाए तो याद रहे, ध्यान रहे ये कथन किसके द्वारा कहा गया है और किस रचना के संबंध में है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट कथनों से संबंधित प्रश्नों को किया है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो मैराथन क्लास होगी जो है, जिसमें हम लगभग 500 तथ्य करने वाले हैं, जो कि आपकी एनटीए नेट की परीक्षा या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।